हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल द नॉलेज पार्क में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको कृत्रिम संकरण। देखिए होता क्या है, आसान भाषा में समझने की कोशिश करें। संकरण का मतलब क्या है? संकरण का मतलब ये है कि आपके पास में कोई एक स्पीसीज का प्लांट या फिर एनिमल है, आपके पास में कोई और एनिमल है। ओके, सेम स्पीसीज के भी हो सकते हैं और डिफरेंट स्पीसीज के भी हो सकते हैं। आपने अलग अलग कैरेक्टर्स के आधार पर उनको आपस में ब्रीड करा है, यानी कि आपस में क्रॉस करा है और फिर से नई प्रोजेनी बनी। तो आप ये जिस तरह से क्रॉस करा रहे हो अलग अलग स्पीसीज के बीच में या फिर एक ही स्पीसीज के जंतुओं के बीच में या फिर प्लांट्स के बीच में, इसको बोला जाता है संकरण। तो अगर ये नेचुरली हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन या फिर प्राकृतिक संकरण। और अगर ये इंसानों के द्वारा किया जा रहा है तो इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब भाई हमें आर्टिफिशियल कराने की जरूरत क्या है? भाई जरूरत इसलिए हो सकती है कि मान लीजिए हमारे पास में दो अनाज के प्लांट हैं। ओके, ये वाला जो प्लांट है इसके अंदर जो अनाज का दाना बनता है वो काफ़ी मोटा होता है। तो मोटा दाना होगा तो उससे ज़्यादा हमें उपलब्धि ज़्यादा प्राप्त होगा। तो यानी कि इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा है। लेकिन इसमें बीमारी ये है, इसमें बुराई की बात ये है कि इसमें कीड़े वगैरह या फिर जो बीमारियां होती है वो आसानी से इसको जकड़ लेती है, जिसकी वजह से इसकी पैदावार इतनी अच्छी हो नहीं पाती है। वही दूसरी तरफ हमारे पास में एक प्लांट है, ये भी अनाज का ही है। इसमें जो दाना बनता है अनाज का वो काफ़ी पतला होता है, लेकिन इसको आसानी से कोई बीमारी जकड़ नहीं पाती है। तो ये डिजीज रेजिस्टेंट है और इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों के करेक्टर किसी एक ही प्लांट में आ जाए। यानी कि जो मेरे पास में प्लांट बने उसके अंदर जो अनाज का दाना है वो मोटा बने और वो डिजीज रेजिस्टेंट हो, यानी कि आसानी से कोई डिजीज उसके अंदर ना फैले। तब हम क्या करेंगे, तब हम प्लांट को लिया जाएगा। मान लीजिए कि ये प्लांट है जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो कली यानी कि फ्लावर खिलने से पहले जो आता है कली, तो उस कली को थोड़ा सा हम फाड़ कर उसमें से जो इमेच्योर वो होते हैं एंथर्स, उसमें से जो अपरिपक्व एंथर होते हैं उनको चिमटी की सहायता से निकालकर अलग कर देते हैं। और फिर जो हमारी वो कली होती है उसके ऊपर कवरिंग कर दी जाती है प्लास्टिक की, जिसको बैगिंग कहा जाता है। और एंथर को वहां से रिमूव करना कैंची के द्वारा या फिर चिमटी के द्वारा उनके मैच्योर होने से पहले, इसको बोला जाता है इमस्कुलेशन। और ये बैगिंग कर दी जाएगी। अब बैगिंग क्यों कर रहे हैं? वो बैगिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका जो वो कली बनी है वो आगे चल के फ्लावर बनाएगी। वो उस फ्लावर में क्या होगा, उसके पास में स्टिग्मा होगा। अब एयर के द्वारा या फिर किसी इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है कि अनवांटेड पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर लैंड कर जाए और फिर अनवांटेड प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है। लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारा खुद का पोलन ग्रेन जो हमने छांट के रखा है वही इसके स्टिग्मा पर पहुंचे और इसको अंदर जाकर इसको फर्टिलाइज करे। तो इसकी बैगिंग कर दी। जब ये पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी का यानी कि इस वाले का पोलन ग्रेन या फिर इसके जो हमारे पास में एंथर है उसमें से पोलन ग्रेन को निकालकर इसकी स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर देंगे। फिर जो हमारे पास में नया प्लांट बनेगा या फिर इससे जो हमें फ्रूट या बीज मिलेंगे वो बिल्कुल वही होंगे जिसको हमें रिक्वायरमेंट थी या फिर जिसकी हमको जरूरत थी। चलिए एक बार डायग्राम की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो मान लीजिए हमारे पास में ये है कोई दो प्लांट्स। ओके, ये कोई दो प्लांट्स है, ये है इनकी खूबसूरत सी पत्तियां। ठीक, इसमें मान लीजिए कि यहाँ पर कोई इसमें फ्लावर लगा हुआ है। इसमें जो है यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक फ्लावर लगा हुआ है और ये है इसकी फिलहाल एक कली का, ये इसकी बड है। ओके, तो अब ये पूरी तरह से खिला नहीं है, ये इसकी बड है और ये पूरी तरह से अभी खिला हुआ नहीं है, इसको खिलने में भी टाइम लगेगा। ओके, इसी तरह दूसरी तरफ हम ले लेते हैं कोई दूसरा प्लांट, इसमें भी एक खूबसूरत इसकी पत्तियां। ओके, और इसके अंदर मान लीजिए कि इसके अंदर जो फ्लावर है वो थोड़ा सा खिल चुका है। इसके अंदर जो फ्लावर है वो थोड़ा सा खिल चुका है। तो ये रहे उसके पेटल्स, और पेटल्स के अलावा इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और मेल वाला पार्ट भी होगा। तो मेल वाला मान लीजिए ये रहा इसके एंथर्स, ये क्या है इसके एंथर्स है। ओके, तो ये हमारे पास में जो प्लांट है इसको मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई है। हाई प्रोडक्टिविटी सॉरी बच्चों, और शोर शराबा यहाँ पे हो रहा था काफ़ी, क्योंकि कमरा है तो यहीं पे मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, तो मजबूरी है। खैर छोड़िए, देखिए हम बात कर रहे थे
हमें क्या करना है, हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना है। हमने 2 प्लांट लिए हैं, अनाज के प्लांट मान लेते हैं, वीट के प्लांट। एक ही प्लांट है जिसमें जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है, और एक ये है जिसमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को मिलाकर कोई एक ऐसा प्लांट बनाना है जिसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो और वो डिजीज रेजिस्टेंट भी हो, आसानी से बीमारी भी ना लगे, और भाई अनाज का जो दाना है वो भी काफ़ी मोटा हो, तो उससे जो पैदावार है वो ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लांट है जिसमें हाई प्रोडक्टिविटी है, या फिर ये भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मान लीजिए मैंने ये वाला लिया जिसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो इसका फ्लावर खिलने से पहले ही जब इसकी कली थी यानी कि जो बड थी, हमने उसको खोला। खोलने के बाद में उसके अंदर जो एंथर थे उनके मैच्योर होने से पहले ही हमने उनको कैंची या फिर चिमटी की हेल्प से काट कर बाहर निकाल लिया। ओके, तो इस तरह से एंथर को काट कर बाहर निकाल लेना मैच्योर होने से पहले ही। इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इसको बोलते हैं इमस्कुलेशन। क्या बोलना है इसको, इमस्कुलेशन। और हिंदी बोर्ड वालों के लिए इसको बोलते हैं विपुंसन। विपुंसन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ immature anther from bud और flower। तो किसी भी बड या फिर फ्लावर से एंथर के मैच्योर होने से पहले ही उसके एंथर को बाहर निकाल लेना या फिर पोलन ग्रेन्स को बाहर निकाल लेना, उसको बोला जाता है इमस्कुलेशन। अब मान लीजिए हमने इसमें से पोलन ग्रेन को बाहर निकाल लिया, और ये फ्लावर जो है ये अभी फिलहाल बड है, थोड़े टाइम के बाद में फ्लावर बनेगा तो जिसकी स्टिग्मा है वो बाहर की तरफ निकल कर आ जाएगी। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एयर के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन होते हैं, तो कोई और पोलन ग्रेन आकर एयर के द्वारा किसी इंसेक्ट के द्वारा इसके स्टिग्मा पर पहुंच गया और वहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया, तब प्रोडक्ट वो नहीं मिल पाएगा जो कि हमें चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें इसको अनवांटेड पॉलिनेशन से बचाना है। तो उस अनवांटेड पॉलिनेशन से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके एंथर को पहले हमने निकाल दिया, फिर निकालने के बाद इसको हम प्लास्टिक से कवर कर देंगे, जो पॉलीथीन होती है उससे इसको कवर कर दिया जाता है। तो इस टेक्निक को बोला जाता है बैगिंग, और हिंदी में थैलीकरण, बैगिंग। तो पहले इमस्कुलेशन किया जाएगा और फिर बैगिंग की जाएगी। बैगिंग क्यों कर रहे हैं, अनवांटेड पॉलिनेशन से इसको बचाने के लिए। जब जैसे ये फ्लावर खिलेगा तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये एंथर था इसके मैच्योर होने का वेट करेंगे, और जब ये एंथर मैच्योर हो जाएगा तो इसमें से मान लीजिए ये रहे इसके बहुत सारे पोलन ग्रेन, तो यहाँ से इन पोलन ग्रेन को उठाया जाएगा और चिमटी या फिर किसी ब्रश की हेल्प से यहाँ से इस पॉलीथीन को हटाकर इसकी जो स्टिग्मा है उस पर इन पोलन ग्रेन को लैंड करा दिया जाएगा, या फिर उन पोलन ग्रेन को इसकी स्टिग्मा या फिर स्टाइल के अंदर पहुंचा दिया जाएगा, जिससे उनमें फर्टिलाइजेशन होगा। क्योंकि भाई ये पोलन ग्रेन है तो इसके अंदर मेल गैमीट बनेंगे, और वो मेल गैमीट आगे चलकर फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो उससे सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा। लेकिन जो सीड बनेगा उसके अंदर वही कैरेक्टर होंगे जो हमको चाहिए, यानी कि जो सीड बनेगा वो, उससे जो प्लांट बनेगा वो डिजीज रेजिस्टेंट भी होगा और वो हाई प्रोडक्टिविटी वाला प्लांट भी होगा। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यूज हम लोग करते हैं किसी भी फसल की गुणवत्ता, क्वालिटी या उसकी प्रोडक्टिविटी को सुधारने के लिए, या नई नई किस्में पैदा करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। तो इसको नोट कीजिए बच्चों। फिर अगला टॉपिक देखते हैं। हाँ तो बच्चों अगला टॉपिक देखते हैं, एंफीमिक्सिस और एपोमिक्सिस क्या होता है। तो इनमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं स्पोरोफाइट क्या है और गैमेटोफाइट क्या है। स्पोरोफाइट को हिंदी में बोलते हैं बीजाणुउद्भिद, और गैमेटोफाइट को हिंदी में बोलते हैं युग्मकोद्भिद। देखिए, स्पोरोफाइट वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आगे चलकर स्पोर बनेंगे और वो हमेशा डिप्लॉयड होती है, और गैमेटोफाइट वो स्टेज है जिसके अंदर गैमेट का प्रोडक्शन होता है और वो जनरली हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। चलिए समझते हैं इसको, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट आखिर क्या है। स्पोरोफाइट हिंदी में बीजाणुउद्भिद। तो ये कैसी स्ट्रक्चर है, ये डिप्लॉयड होती है, और ये कैसी है, स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर। स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या होंगी, मदर सेल्स होंगी, और उन मदर सेल के अंदर हमें पता है क्या उनका डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन। तो इसके अंदर मियोसिस होगा, इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, और फिर गैमीट वाली स्ट्रक्चर बनेगी। ऐसे स्ट्रक्चर जिनके अंदर गैमीट्स पाए जा रहे हैं या जो गैमीट को धारण किए हुए हैं उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट क्या है, गैमीट बेरिंग स्ट्रक्चर, गैमीट बेरिंग स्ट्रक्चर।
ओके, तो स्पोरोफाइट में मियोसिस के द्वारा गैमेटोफाइट बनेंगे जिनके अंदर गैमेट्स होते हैं। गैमेट जिस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं उसको गैमेटोफाइट कहते हैं। जैसे कि गैमेटोफाइट की अगर मैं बात करूं प्लांट के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट में, तो मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो होता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन ये क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर मेल गैमेट बनते हैं। इस तरह से फीमेल की अगर मैं बात करें तो उसमें एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रायो सैक ये फीमेल के अंदर गैमेटोफाइट होता है, क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमेट या फिर एग सेल होते हैं। अब उसमें होता क्या है भाई, जो गैमेटोफाइट है वो आगे चलकर स्पोरोफाइट ही बनाएगा। भाई इस तरह से चलता रहता है, इसको बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि पहले स्पोरोफाइट आएगा फिर उससे गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में क्या होगा? मियोसिस होगा, मियोसिस होने से गैमेटोफाइट बना, फिर गैमेटोफाइट के अंदर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करके फिर से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे और उससे फिर से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ज्यादातर ऐसे ही होता रहता है। ये नॉर्मल केस है, एबनॉर्मल भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा और उससे गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन होगा। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट जो है उसके अंदर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट के बीच में, और उससे स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो ये नॉर्मल केस, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है एक्चुअल में इसी को एम्फीमेक्सिस बोलते हैं। तो एम्फीमेक्सिस के अंदर होता क्या है? एम्फीमेक्सिस में गैमेट का फ्यूजन भी होगा और जो मदर सेल है उनके अंदर मियोसिस डिवीजन भी होगा, और उन्हीं से आगे चलकर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन होना है। तो एम्फीमेक्सिस नॉर्मल प्रोसेस है जो कि नॉर्मली पाई जाती है। जो एबनॉर्मल है उसको बोलते हैं एपोमेक्सिस। अब इसमें हो क्या सकता है? देखिए, अब इसके अंदर अलग अलग केस हो सकते हैं, इसमें अलग अलग केसेस हो सकते हैं। जैसे एक तो हम इसमें पढ़ेंगे एपोगेमी क्या है, एपोगेमी। एक इसमें हम पढ़ेंगे एपोस्पोरी क्या है, एपोस्पोरी, इनको भी देखेंगे अभी। और भी है इसके अलावा पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस क्या है, पार्थेनोजेनेसिस। और एक देखेंगे हम लोग पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। चलिए आज सारा कंफ्यूजन दूर कर लेना है। एपोमिक्सिस क्या है, एम्फीमिक्सिस क्या है, एपोगेमी। मैं इसको ध्यान रखिए, एम्फीमिक्सिस नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें क्या होगा? स्पोरोफाइट जो है उसमें मियोसिस होगा मदर सेल्स के अंदर, फिर उनसे क्या बनेंगी? फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगी। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर गैमेट होंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, उनका फ्यूजन से फिर से स्पोरोफाइट स्टेज बन जाएगी। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि मान लीजिए स्पोरोफाइट में बिना मियोसिस के गैमेटोफाइट बन गए, या गैमेटोफाइट में जो गैमेट्स हैं उनमें बिना फ्यूजन के स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो गया, तब ये एबनॉर्मल प्रोसेस होते हैं। तब इनको बोला जाता है एपोमिक्सिस। तब हम इसको क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस। तो इसमें क्या होगा? जो हमारा स्पोरोफाइट है, सॉरी, तो एपोमिक्सिस के अंदर क्या होगा? जो गैमेटोफाइट है उसमें बिना सिनगेमी के, जो गैमेटोफाइट है ये वाला गैमेटोफाइट, इसमें बिना सिनगेमी या बिना फ्यूजन के स्पोरोफाइट या फिर एम्ब्रायो का प्रोडक्शन हो जाएगा। स्पोरोफाइट या फिर एम्ब्रायो का प्रोडक्शन हो जाएगा, तब इसको बोला जाएगा एपोमिक्सिस। ओके, तो एपोमिक्सिस के अंदर ही टाइप्स आ जाते हैं। पहला टाइप है एपोगेमी, एपोस्पोरी और पार्थेनोजेनेसिस। इसको समझते हैं जरा। अभी क्या हो सकता है? स्पोरोफाइट में बिना मियोसिस के गैमेटोफाइट बन सकता है, तब इसको बोला जाता है एपोस्पोरी। देखो एपोस्पोरी, स्पोरी, जहां पर स्पोरी वर्ड आ रहा है पहले, तो इसका मतलब ये है कि स्पोरोफाइट पहले होगा। और स्पोरोफाइट में हमें पता है नॉर्मली क्या होना चाहिए? मियोसिस। और यहाँ पे एबनॉर्मल मिल रहा है, कंडीशन जो है एबनॉर्मल है। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट में बिना मियोसिस के गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन होगा, गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन होगा या एम्ब्रायो सैक बनेगा, तब उस कंडीशन को बोलेंगे एपोस्पोरी। अब इसको उल्टा कीजिए, कोई गैमेटोफाइट है, एग को छोड़कर कोई और ले लीजिए, तो कोई भी गैमेटोफाइट है और उसमें बिना फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन के या बिना सिनगेमी के स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, तब उसको बोला जाएगा एपोगेमी। गेमी यानी कि गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट में बिना फ्यूजन के या बिना संलयन के स्पोरोफाइट का बनना एपोगेमी कहलाएगा। और एपोस्पोरी क्या है? स्पोरोफाइट में बिना मियोसिस के गैमेटोफाइट का बनना एपोस्पोरी कहलाएगा। और पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि एग सेल को छोड़कर, जो एग सेल होती है उसको छोड़कर बाकी कोई और भी सेल, मान लीजिए वो एंटीपोडल सेल है, वो पोलर न्यूक्लियाई है, या फिर वो सिनर्जिड्स है, उनसे अगर आगे चलकर एम्ब्रायो सैक बन रहा है, एम्ब्रायो सैक या फिर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, तब वो पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। और पार्थेनोकार्पी एक अलग टर्म है, ये अलग है, ये अलग है।
इसको मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए ए है, ये बी है, फिर बी के अंदर ये पार्ट मान लीजिए फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, और फिर ये अलग है, इसको मैं सी पार्ट नाम दे देता हूँ। ओके, इसको नोट करना कर सकते हो, मैं इनकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। चलिए इनकी डेफिनेशन लिखते हैं, क्या क्या डेफिनेशन इनकी, एक एक कन्फ्यूजन को दूर करते हुए चलना है हमें, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब मैं था आपकी उम्र में तब मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता था कि आखिर ये एपोस्पोरी क्या है, अपयुग्मन या फिर अपबीजाणुता, इनको क्या बोलते हैं आखिर। चलिए, तो एम्फीमिक्सिस क्या है, नॉर्मल प्रोसेस है, ज़्यादातर प्लांट्स में यही देखने को मिलती है, पर कभी कभी एबनॉर्मल भी मिल जाती है। तो एबनॉर्मल को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ एपोमिक्सिस की, प्रोडक्शन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट विदाउट सिंगेमी, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट विदाउट सिंगेमी, फॉर्मेशन ऑफ सॉरी गैमेटोफाइट होगा इसमें, और इसमें बिना सिंगेमी के फॉर्मेशन हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट या फिर एम्ब्रायो विदाउट सिंगेमी फ्रॉम गैमेटोफाइट इज नोन एज एपोमिक्सिस। और इसके अंदर एग्जांपल लेना चाहते हो ले सकते हो, ऐसा आगे एग्जांपल और देखेंगे, जैसे कि हमारा एप्पल हो गया, या फिर एप्पल के अलावा कैक्टस हो गया, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, कार्पस हो गया, कैक्टस हो गया, कैक्टस या फिर ऑरेंज हो गया, एटसेट्रा। ओके, क्या है एपोमिक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट या एम्ब्रायो या फिर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होना, किससे, गैमेटोफाइट में बिना किसी सिंगेमी के, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपोमिक्सिस। अब इसके तीन टाइप है, एपोगेमी, एपोस्पोरी और पार्थिनोजेनेसिस। तो एपोगेमी को हिंदी में बोलते हैं अपयुग्मकता, एपोगेमी, गेमी वर्ड पहले आता है। तो इसमें क्या होगा, गैमेटोफाइट से बिना किसी सिंगेमी के क्या बनेगा, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो अपयुग्मन के अंदर क्या आ जाता है, एग सेल को छोड़कर एम्ब्रायो सैक की कोई भी सेल बिना किसी फर्टिलाइजेशन के अगर एम्ब्रायो बना रही है तब उसको हम लोग बोलते हैं अपयुग्मन। और एनिसेक्सुअल में एग सेल जो होती है वही आगे चलकर बिना किसी फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, एपोगेमी में यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, सॉरी इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी गलत हो गई थी तो उसको ठीक करूंगा अभी। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट या फिर एम्ब्रायो, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट या एम्ब्रायो फ्रॉम cells other than egg cell without syngamy is known as apogamy। देखिए इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हो कि गैमेटोफाइट में बिना किसी सिंगेमी के द्वारा स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होना एपोगेमी कहलाता है, या फिर स्पोरोफाइट का बनना किससे, ऐसी सेल से जो कि एग सेल नहीं है, यानी कि एग सेल के अलावा अगर कोई और सेल, वो एंटीपोडल सेल हो सकती है, पोलर न्यूक्लियाई हो गई या सिनर्जिड हो गई, तो उनके द्वारा अगर एम्ब्रायो या स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है बिना सिंगेमी के तब वो कहलाता है एपोगेमी। और इसके एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ मैं। तो इसमें जो हमारे एग्जाम्पल है एपोगेमी के अंदर, एलियम सीपा, इसको ध्यान रखिएगा, एलियम सीपा, ये हमारे इसमें एग्जाम्पल रहता है। चलिए एपोस्पोरी की अगर बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं अपबीजाणुता, अपबीजाणुता में क्या होता है, इसमें स्पोरोफाइट होगा और उसमें बिना मियोसिस के, स्पोरोफाइट में बिना मियोसिस के गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन हो जाएगा या फॉर्मेशन हो जाएगा, तब उसको बोलेंगे एपोस्पोरी। तो एपोस्पोरी की डेफिनेशन लिख देता हूं मैं कि न्यू सेलस है हमारे पास में, तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो सैक या गैमेटोफाइट में लिख देता हूँ,
फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, एम्ब्रायो सेल को ही गैमेटोफाइट कहते हैं, फ्रॉम न्यूसेलस और एनी अदर सेल, कोई भी स्पोरोफाइट की कोई भी सेल, न्यूसेलस भी हो सकती है, फ्रॉम न्यूसेलस विदाउट मियोसिस, तो उसको बोला जाएगा एपोस्पोरी। अब यहाँ पे देखिए, न्यूसेलस के अंदर कोई मियोसिस नहीं हुआ, न्यूसेलस डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड के अंदर कोई मियोसिस नहीं हुआ और उससे गैमेटोफाइट बन गया, तो यहाँ पे गैमेटोफाइट की प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड। जनरली गैमेटोफाइट जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट वो हैप्लॉइड होता है, लेकिन यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होगा वो डिप्लॉइड होगा। तो गैमेटोफाइट इज डिप्लॉइड, यहाँ पर जो गैमेटोफाइट होता है वो डिप्लॉइड होता है। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एपोस्पोरी के अंदर एप्पल और रूबस, एप्पल और रूबस। चलिए अगला देखते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, इसको शायद हिंदी में असंजनन बोलते हैं, आप एक बार चेक कर लेना इसको, असंजनन। ओके, तो यहाँ पर क्या है देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो या स्पोरोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम egg cell without fertilization या syngamy, without fertilization और syngamy is known as parthenogenesis। देखिए एग सेल है, वो एग सेल फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज करके तब जाकर एम्ब्रायो का प्रोडक्शन करती है, तो वो एम्ब्रायो डिप्लॉइड होता है। ये कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एग सेल है वो किसी के साथ में फ्यूज ही नहीं कर रही है, और वो एग सेल जो कि हैप्लॉइड है आगे चलकर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट यानी कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर रही है बिना फर्टिलाइजेशन के, तब इसको बोला जाएगा पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस। तो यहाँ पे सोचिए, जो हमारे पास में एम्ब्रायो बनेगा उसकी प्लॉइडी क्या होगी, वो हैप्लॉइड होगा, क्योंकि एग सेल हैप्लॉइड है, इसमें कोई फ्यूजन तो हुआ नहीं, तो दूसरा गैमेट इसके साथ में जुड़ा नहीं, तो ये भी एन है, तो एम्ब्रायो जो बनेगा वो भी एन ही होगा। तो यहाँ पर एम्ब्रायो कैसा होता है, हैप्लॉइड एम्ब्रायो। तो इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे पार्थिनोजेनेसिस में, जैसे कि बनाना। ओके, समझे? एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। एम्फिमिक्सिस जनरल नॉर्मली प्रोसेस, तो इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे और स्पोरोफाइट बनेंगे। उस स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर्स बनेंगे, जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। उनमें म्यूसिस होगा, तो उनसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेंगे और उनमें फिर से फ्यूजन होकर फिर से स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो अल्टरनेशन और जनरेशन चलता रहता है। तो नॉर्मली अगर ये हो रहा है तब इसको एम्फिमिक्सिस बोलते हैं, और अगर ये एबनॉर्मली हो रहा है कि स्पोरोफाइट बना उसमें बिना किसी म्यूसिस के गैमेटोफाइट बन गया, या गैमेटोफाइट बना उसमें बिना किसी सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन के स्पोरोफाइट बन गया, तब ये कहलाता है एपोमिक्सिस। तो इसके अंदर अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि एपोगेमी। तो एपोगेमी में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट या एम्ब्रायो, और स्पोरोफाइट या एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, वो भी किससे, गैमेटोफाइट से, बिना किसी इसके सिंगेमी के। तो यहाँ पर कोई भी सेल हो सकती है, एग सेल के अलावा कोई और सेल होनी चाहिए, क्योंकि अगर एग सेल हो गई तब उसको बोला जाएगा पार्थिनोजेनेसिस। ये इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर भी एम्ब्रायो ही बनेगा, यहाँ भी एम्ब्रायो ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो एम्ब्रायो बन रहा है वो एग सेल से बन रहा है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, और यहाँ पे जो एम्ब्रायो बन रहा है वो एग सेल के अलावा किसी और सेल से बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के। और एपोस्पोरी तो पता ही है, इसमें स्पोरोफाइट से बिना किसी मियोसिस के गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन होगा, और यहाँ पे गैमेटोफाइट डिप्लॉइड होता है। एग्जाम्पल ध्यान रख लेना इसके, एप्पल हो गया और एक रूबस हो गया। चलिए पार्थिनोकार्पी की बात करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अनिषेक फलन, अनिषेक फलन। अच्छा, ऐसे फल जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं उनको अनिषेक फलन कहा जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोकार्पी, और ऐसे फ्रूट पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। दीज फ्रूट आर सीडलेस, ये जो फ्रूट होते हैं वो सीडलेस होते हैं, इनके अंदर कोई भी बीज नहीं पाया जाता, और इनको हम बना सकते हैं किसके द्वारा, बाय द
एप्लीकेशन ऑफ NAA 11th में पढ़ा हुआ है प्लांट हार्मोन है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, या इसका दूसरा नाम है ऑक्सिन, ये क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सिन भी बोलते हैं। तो इसमें जो फ्रूट बनेंगे हमारे पास उसके अंदर कोई भी सीड नहीं होंगे, तो इसका यूज़ किया जा रहा है आजकल, जैसे कि ऑरेंज बनाने में ये सीडलेस होते हैं, या पपाया हो गया, पपीता, या फिर पाइनएप्पल हो गया, पाइनएप्पल, या फिर नाशपाती हो गई, पियर एटसेट्रा। ओके, एप्पल बनाने में भी इसको यूज किया जा सकता है। तो ये जितने भी फ्रूट होंगे वो सभी के सभी सीडलेस हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं पॉली एम्ब्रायोनी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, पॉली एम्ब्रायोनी या फिर बहुभ्रूणता। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से वेरी शॉर्ट या फिर शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। पॉली एम्ब्रायोनी हिंदी में बहुभ्रूण, तो उसके नाम से ही डेफिनेशन क्लियर हो रही है इसकी, कि अगर किसी सीड के अंदर एक से ज्यादा भ्रूण या एक से ज्यादा एम्ब्रायो प्रेजेंट है तब उस कंडीशन को बोला जाता है बहुभ्रूणता। तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो इन ए सीड। जनरली एक सीड में एक ही एम्ब्रायो होता है, पर कभी कभी एक सीड के अंदर एक से ज्यादा भी एम्ब्रायो हो जाते हैं, तब इसको बोला जाता है पॉली एम्ब्रायोनी। और इसको डिस्कवर किया था ल्यूवेनहोक ने। इसकी स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, ल्यूवेनहोक। ओके, इतनी अच्छी राइटिंग है मेरी, एक बार आप इसको चेक कर लेना। ल्यूवेनहोक की डेफिनेशन ये सही है या फिर गलत है। ल्यूवेनहोक ने किया था ये शायद 1719 के आसपास किया था, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, 1719 में किया था। ओके, तो किसी भी सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रायो पाए जाने की कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रायोनी या बहुभ्रूणता। और सबसे पहले इसको देखा गया था किसके अंदर, ऑरेंज, सबसे पहले संतरे के अंदर इसको देखा गया था। अब ये बहुभ्रूणता कैसे हो सकती है, कैसे बन सकती है आखिर। देखिए ऐसा हो सकता है कि देखिए जब डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा था तो उस टाइम पर एक मेल गैमीट था और दूसरा फीमेल गैमीट था। तो एक मेल गैमीट ने एग के साथ में फ्यूज किया था और उसने जाइगोट बनाया था, जाइगोट ने आगे चलकर एम्ब्रायो बना दिया था। दूसरा वाला जो था हमारे पास में वो मिला था पोलर न्यूक्लियस के साथ और उसने ट्रिपल फ्यूजन करके क्या बनाया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और उससे आगे चलकर एंडोस्पर्म बना था। और कभी कभी ऐसा हो जाता है एबनॉर्मल कंडीशन में, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो जाइगोट बना है उस जाइगोट में आगे चलकर क्लीवेज हो, यानी कि उसके अंदर कुछ सेल्स बने, 2 सेल या फिर 4 सेल, और वो सभी सेल आगे चलकर अलग अलग एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर, तब भी पॉलीएम्ब्रायोनिक कंडीशन देखने को मिल सकती है। या ऐसा हो सकता है कि जो मेल गैमीट आ रहा है वो ट्रिपल फ्यूजन ना करके, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज ना करके वो सिनर्जिड के साथ फ्यूज कर जाए, तब भी जो एम्ब्रायो है वो एक से ज्यादा बनेंगे। भाई एक तो ऑलरेडी एक सेल से फ्यूज करके एम्ब्रायो बना चुका है, जो दूसरा वाला गैमीट है हो सकता है वो सिनर्जिड से सहयोग कर ले, या वो हो सकता है किससे सहयोग कर ले, एंटीपोडल सेल से सहयोग कर सकता है, या वो न्यूसेलस से भी संयोग कर सकता है, वो इंटेगुमेंट की सेल से भी संयोग कर सकता है, किसी से भी कर सकता है वो। तो कब कब पाया जा सकता है ये, पहला ये तब मिल सकता है जब when zygote divides to form individual एम्ब्रायोज। जाइगोट डिवाइड करेगा और वो एक एम्ब्रायो ना बना के वो एक से ज्यादा एम्ब्रायो बना देगा, तब ये हो सकता है। या फिर हो सकता है कि मेल गैमीट फ्यूज कर जाए, मेल गैमीट फ्यूजेस with synergids to form more than one embryo। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मेल गैमीट फ्यूज कर जाए, मेल गैमीट फ्यूजेस विद एंटीपोडल सेल
पोडल सेल्स टू फॉर्म एम्ब्रायोस, तो ये भी हो सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट फ्यूजेस विद न्यूसेलस या इंटेगुमेंट्स टू फॉर्म मल्टीपल एम्ब्रायोस, ये भी हो सकता है। इनमें से कोई सी भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। बस इसमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसको कहाँ पर देखा गया था, ऑरेंज के अंदर देखा गया था, लीवन हॉक ने इसको डिस्कवर किया था, और ये कब कब हो सकता है, ये सब मैंने कंडीशन यहाँ पे लिखवा दी है, तो इनको जो है आपको याद रखना है।